लगा रहा है। सो बेसिकली द टॉपिक इज पावर। डेफिनेशन लिख लेंगे। द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, इट इज डिफाइंड, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नोन एज पावर। फॉर्मूला लिख लेंगे। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी कि P इज इक्वल टू W/T। ये आ गया पावर। ठीक है, यूनिट्स ऑफ पावर की बात की जाए तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, पढ़ा हुआ है ये आप लोगों ने, कोई बताएगा पावर की यूनिट? सर जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, आपने यहाँ से निकाला जूल पर सेकेंड। ये तो एक जूल वर्क की जूल होती है और अपॉन में टाइम है तो जूल पर सेकेंड। पर एक एब्सोल्यूट यूनिट होती है, वो क्या होती है? एब्सोल्यूट SI यूनिट होती है सर वॉट। वॉट। ठीक है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो वॉट इसकी एब्सोल्यूट SI यूनिट होती है। और भी बिगर यूनिट्स होती हैं, हॉर्स पावर। कमर्शियली जो हॉर्स पावर यूनिट यूज होती है वो कितने वॉट के बराबर होता है, ये पढ़ाया था ईशा, याद है? 1 हॉर्स, सर भूल गई। पढ़ाया था, याद है ना? हॉर्स पावर कर रहे थे पढ़ाया तुम लोग। तो था। हाँ, तो ये हाँ होता है सर, और 746 भी वॉट। कितनी यूनिट्स आपने याद करवाई थी, बहुत थी, किलोवाट भी थी। हाँ, तो वही चीज है। तो हॉर्स पावर एक कमर्शियल यूनिट है, मतलब ज्यादा अमाउंट में जब हमें पावर को मेजर करना होता है तो हॉर्स पावर में लिखते हैं, यानी HP। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के इक्वल होता है। ये पावर की यूनिट्स होंगी। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ लिया, यूनिट पढ़ लिया। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, वैसे ही इंस्टेंटेनियस पावर भी हो सकता है। दैट इज P इज इक्वल टू dW/dt। ठीक है, और यहां से dW/dt वर्क, अगर आप देखो dW जो वर्क होता है, एज अगर हम देखें dW जो वर्क होता है वो को होता है F.dx होता है कि नहीं होता है? F.dx होता है। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू dW की जगह आप क्या रख सकते हो, F.dx अपॉन में dt। F.dx अपॉन में dt पावर। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? इसका मतलब यस पावर, सर। पावर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब? स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ये जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। ठीक है, अब dx/dt क्या होता है, dx/dt क्या होता है, dx/dt क्या होता है? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मीन्स v। तो F.v, तो ये आपका हो गया फाइनल फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी हो सकता है फॉर मैकेनिकल पावर। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल पावर निकाल रहे हो तो फोर्स इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला भी हो सकता है, वेयर v इज इक्वल टू dx/dt। एक चीज और, आपको कई बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बुक्स में x की जगह आपको r देखने को मिल सकता है। तो मैंने बताया है कि जो पोजीशन है दे कैन बी, इट कैन बी एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट बाय x, r, l, d, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ x लिख लिया है, बहुत जगह आपको r देखने को मिलेगा, dr/dt। हम चैप्टर 7 में x की जगह पे r से डिनोट करेंगे, वहां पे हम x नहीं लेंगे, r लेंगे, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पोजीशन होगा। इसलिए यहाँ पे भी r देखने को आपको मिल सकता है, बहुत जगह x और r सिमिलर ले लेते हैं। क्लियर है?
तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पोजीशन की जगह यहाँ पे सर ने एक्स लिखवाया था और बुक्स में या और कोई टीचर आपको आर लिखवा रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंशिएट और समझने की कोशिश आप करें। क्लियर है? आई गेस क्लियर होगी यहाँ तक बात। उसके बाद यस एक और यूनिट पड़ी है किलोवाट आवर, जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो होती है, घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हम मेजर करते हैं 10th क्लास 11th में, नहीं 10th में सीखा था। 10th में आप लोगों ने सीखा था कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो थी पावर की, जो घरों में यूनिट आती है किलोवाट आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 किलोवाट अगर कंज्यूम कर लोगे तो 1 यूनिट बन जाती है। ठीक है, तो इसका किलोवाट और जूल में यूनिट किसी को याद है? अनदर यूनिट भी होती है 1 किलोवाट आवर। ये बेसिकली पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन पर आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट का मतलब क्या है? किलो का मतलब होता है 1000, इंटू वाट तो है ही है, वॉट, वॉट 1 वॉट जूल सेकंड के बराबर होता है। आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो 3600 सेकंड, तो क्या आ गया? जूल सेकंड आ गया ना। तो ये आपका क्या बन गया? आपका ये बन गया आपका, देखो वॉट की जगह पे जूल सेकंड यूज कर सकते हो, जूल पर सेकंड, और आवर को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया? 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो 1 किलोवाट आवर में वन हाउ मेनी जूल्स इन 1 किलोवाट आवर में अगर आपसे पूछा जाए, आवर में मतलब सिंपल एचपी लिखते हैं, आर लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। बेसिकली ये तो एनर्जी की यूनिट है, बट हम पावर कंजम्पशन के बेस पे देखते हैं, वैसे इसका इतना यूज है नहीं, बट आप ध्यान रखना। मतलब ये आप खुद भी कर सकते थे, मेरे को कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किलो की वैल्यू आप डालते 1000, आवर की वैल्यू सेकंड में कन्वर्ट करते तो आपका जूल में आंसर आ जाता। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। ये छोटा सा टॉपिक पावर था, इसके 2-3 हम न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट, फिर हम आगे आगे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कोलिजन। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा है और खींच गया है लंबा, क्योंकि हम बीच बीच में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एसएल किस किस ने ले लिया? अच्छा, मैं नोट्स में भी भेज रहा, मैं नोट्स में भेज रहा हूँ, तो आप लोग नोट्स में आज भेजूंगा चैप्टर 6 के, तो 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा और इस टॉपिक से रिलेटेड उसमें और भी क्वेश्चन होंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है सभी को? ओके सर। यशस्वी, प्रकृति, करुणा। यस सर। यस सर। करुणा, आज सुमन नहीं आई, क्या हुआ? सर पता नहीं उसका। पता नहीं उसका। करुणा, आपको सर रंजीत सर ने बताया कुछ आपको? नो। सो क्वेश्चन करते हैं हम। अ मैन, क्वेश्चन देखिए, वैल्यूज लिखेंगे, गिवन वैल्यूज मैं आपको दूंगा और अब से मैं आपको हिंट करा करूंगा और आप फटाफट सॉल्व करके आंसर बताएंगे। अ मैन weighing 60 kg climbs up a staircase carrying a load of 20 kg on his head। यानी कि एक मैन है जिसका मास 60 kg है, वो स्टेयर केस को चढ़ता है, यानी स्टेयर्स पे चढ़ता है और कुछ वेट लेके चढ़ता है जिसका मास 20 kg। तो 60 kg प्लस 20 kg। द स्टेयर केस हैज 20 स्टेप्स, 20 स्टेप्स है। अप एंड मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 1 स्टेप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेकंड स्टेप, तो 20 स्टेप्स है। ईच ऑफ हाइट 0.2 मीटर, और हर एक की हाइट कितनी है? 0.2 मीटर है। यानी अगर आप ये डिस्टेंस अगर देखते हैं इस तरीके से, ये पूरा एक काउंट आ जाएगा और इसमें ये 0.2 मीटर की हाइट है वर्टिकल, हर 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 ईच स्टेप में। इफ ही टेक्स 10 सेकेंड टू क्लाइम, फाइंड हिज पावर। मतलब अगर वो 10 सेकेंड्स ले रहा है क्लाइम करने में 20 स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स को विद his weight 60 kg and carrying a weight of 20 kg, then
कितना पावर उसने कंज्यूम करा या यूज किया इसको करने के लिए। तो आप आंसर बताएंगे जल्दी से, फटाफट। ये चीज मैं रब कर दूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। Yes. यस सर। यस सर। यशस्वी कल आए नहीं थे आप, लास्ट क्लास में नहीं आए, क्या हुआ? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके। और क्या गिवन है? 20 kg हो गया। स्टेयरकेस है 20 स्टेप, तो अगर हाइट अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.2, कितना हो गया? 4 मीटर। और क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, टाइम इज 10 सेकेंड। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? मेरे से पहले जो निकाल देगा वो आंसर बोल देगा। पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन अपॉन में टाइम। और वर्क डन अगर सर देखें तो हाइट में जा रहा है, बोलो। 313.6 आ रहा है। 313.6 वॉट। ओके। तो वर्क है, वर्क किसी भी हाइट पे जाने के लिए, यानी कि आप हाइट को चेंज कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है वर्क का? mgh अपॉन में t। ठीक है। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप किसी वेट को लेके ऊपर चढ़ रहे हैं तो नीचे आ गया वेट mg, यानी कि फोर्स कितना लगा रहे हो? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? h हाइट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसलिए वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया mg, कि जितना वेट आप लेके जा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h। ठीक है, तो ये केस हुआ। तो mgh अपॉन में t, m कितना है? 80। g कितना ले लो आप? g इसमें कितना बोला है? सर 10 मेरा लेने, भी सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। 3136। हाँ, और h कितना हो गया? 4 अपॉन में टाइम कितना हो गया? 10। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, 3.36, 313.6 वॉट। क्लियर हुआ? यस सर। प्रकृति, करुणा। यस सर। तो ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। ए कार ऑफ मास 2000 kg, गिवन वैल्यूज लिखेंगे। ए कार ऑफ मास 2000 kg इज लिफ्टेड अप अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर बाय अ क्रेन इन 1 मीटर। यानी कि एक क्रेन है जो कि एक कार को लिफ्ट कर रही है, यानी ऊपर उठा रही है। कितना कितना डिस्टेंस तक उठा रही है? 30 मीटर हाइट तक उठा रही है। और कितने टाइम में उठा रही है? 1 मिनट में। यानी 2000 kg कार lifted by 3 meter in 1 minute. ओके। अ सेकेंड क्रेन, यानी कि अब एक दूसरी क्रेन आ रही है, डज द सेम जॉब इन 2 मिनट, यानी सेम काम को वो 2 मिनट में कर रही है। यानी कि 2000 kg कार को 30 मीटर हाइट तक 2 मिनट में उठा रही है, और पहली वाली 1 मिनट में उठा रही थी। डू द क्रेन कंज्यूम द सेम और डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फ्यूल। तो पूछ रहा है कि जो क्रेन है वो सेम फ्यूल कंज्यूम करेंगी या डिफरेंट फ्यूल कंज्यूम करेंगी। और सेकंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय ईच क्रेन। तो पूछ रहा है कि दोनों क्रेन से पावर कितना सप्लाई हो रहा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। 20 kg कार यानी कि 2000 kg कार यानी कि मास, और 30 मीटर हाइट यानी कि 30 मीटर हाइट दे दी। टाइम अलग अलग है, दो अलग अलग टाइम है। एक 1 मिनट में कर रही है इसी काम को, और एक दूसरा 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। क्योंकि हम पावर हमेशा पर सेकंड में निकाल रहे हैं ऐसा ही यूनिट में। वहीं पे जो दूसरी क्रेन है वो
2 मिनट में कर रही है, यानी कि 120 सेकंड्स में। 2 सेकंड। तो अब एक बात बताइए, क्योंकि वो पूछ रहा है कि फ्यूल सेम कंज्यूम करेगा कि डिफरेंट। तो सबसे पहली बात, अगर दोनों में पावर निकालोगे तो वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। तो वर्क डन अगर हम देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू होगा mgh, जो कि दोनों में सेम आएगा, क्योंकि मास भी सेम है, h भी सेम है और g भी सेम। तो वर्क डन तो दोनों का सेम ही आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ इंटू एच कितना है 30 इंटू 9.8। ये सॉल्व करोगे तो वर्क डन तो सेम आएगा। अब अगर दोनों क्रेन काम सेम कर रही है, सेम काम कर रही है, जॉब उनका काम सेम है, यानी वर्क सेम है, तो ऐसे में वो फ्यूल भी क्या करेंगी, सेम कंज्यूम करेंगी। ठीक है, फ्यूल क्या करेंगी, वो सेम कंज्यूम करेंगी। तो आंसर होगा द सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड बाय बोथ क्रेन। ठीक है, बट पावर की बात है तो पावर अलग हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वर्क पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। वर्क दोनों का सेम है पर टाइम अलग अलग है, तो पावर अलग अलग आ जाएगी। पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, P1 इज इक्वल टू W/T1 इज, और इधर आ जाएगा पावर इज इक्वल टू W/T2। ये 1 मिनट है, 30/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 9.8 ही आ जाएगा इंटू 10⁻³ वॉट, और इधर 120 है, तो ये हो जाएगा 4 3 4 3 12, तो 4 2 4 4.4 नहीं 4.9, इसमें आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻³ वॉट। यही आ रहा है दोनों का, आप लोगों का अलग आ रहा है। यही आ रहा है सर। हाँ, तो बात समझ में आई कि फ्यूल सेम कंज्यूम करेगा और पावर अलग अलग आ जाएगी। प्रकृति समझ में आई बात? यस सर। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं नोट्स भेजूंगा, वो नोट्स आपके मतलब नोट्स में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करके अपलोड करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में उनमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो पूछेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये तो हो गई बात, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, कोलिजन। ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था अब तक, लंबा खींच गया। कोलिजन्स, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन। इस टॉपिक से किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को भी कुछ डाउट हो, वैसे छोटा सा टॉपिक है, पढ़ा हुआ टॉपिक है। क्लियर है सर अभी तक तो। हम्म, तो कोलिजन, नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन, टकराव। भिड़ना, क्या क्या वर्ड होते हैं हिंदी में? कोलिजन यानी कि जब दो बॉडी आपस में भिड़ जाती हैं, हिंदी में तो कोलाइड करती हैं, तो उस टाइप के फिनोमेना को हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। और ये डिपेंड करता है कि बॉडी के मासेस कैसे हैं, सेम है, डिफरेंट है, ज़्यादा है, कम है, कोलिजन किस टाइप का है, क्योंकि टाइप ऑफ कोलिजन भी होते हैं। डेफिनेशन लिख लेंगे, अ कोलिजन इज सेड टू ऑकर बिटवीन टू बॉडीज। A collision is said to occur between two bodies either if they physically collide, either if they physically collide against each other, either if they physically collide against each other, or if the path of one is affected, or if the path of one is affected by the force exerted by the other. The collision is said to occur between two bodies either if they physically collide against each other, or if the path of one is affected by the force exerted by the other. तो ये डेफिनेशन होगी कोलिजन की। देन टाइप ऑफ कोलिजन, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। देयर आर
मैनी टाइप्स ऑफ, जिसमें से मेन जो है वो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन है। तो फर्स्ट लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन। लिखेंगे क्या, देखिए बच्चों ये आपके नोट्स में तो होगा, मैं बताता चलता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो आप लोग नोट्स में से इसको अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। ओके, तो देखिए पहला है फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मैं समझाते चल रहा हूँ, आप लोग समझते चलेंगे, बीच में अगर किसी को डाउट होता है तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। मैं साथ ही साथ आपके नोट्स भेजता रहता हूँ। तो इलास्टिक कोलिजन, if there is no loss of kinetic energy during a collision it is called an elastic collision। यानी कि अगर किसी को मतलब कोलिजन होते समय तो मतलब अगर कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं तो उनके कोलिजन करते समय अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है तो ऐसे में उन कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन कह देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है कोलिजन के टाइम पे, दैट इज काइनेटिक कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये दो पॉइंट याद रखेंगे कोलिजन में, आप डेरिवेशन भी करेंगे तो तब भी ये दो पॉइंट ही आएंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उस टाइम पे मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है बट काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। यानी कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों में ही कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे कोलिजन से पहले जब दो बॉडी आपस में कोलाइड हुई तो उससे पहले जो उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी था पूरे सिस्टम का, दो बॉडीज या तीन बॉडीज का जो भी सिस्टम था, उनका जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम था वो कोलिजन के बाद भी उतना ही रहता है, उसमें कोई लॉस नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? यस Yes. सर। हम्म, बोलते रहेंगे साथ साथ, क्लियर जहां होता रहेगा। और क्या हो सकता है, फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने पढ़ा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, पूरे पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो उस टाइप के कोलिजन को हम क्या कहते हैं, जिसमें और इसमें क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट लाइट साउंड। देखा मैंने जैसे बोला कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो अगर लॉस नहीं होगा तो क्योंकि आपको पता है एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो अगर यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि ये सब टाइप ऑफ एनर्जीज है, इस तरीके की यहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर आप किसी दो ग्लास, ठीक है, जो ग्लासेस होते हैं उन ग्लासेस के बीच में अगर आप कोलाइड कराते हो, अगर स्टील के ग्लास के जो बॉल्स हैं, स्फेरिकल बॉल्स हैं, अगर उनके बीच में आप कोलाइड करवाते हो तो उनके बीच में एक तरीके का क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन होगा, इसका एग्जाम्पल। और ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन, आपने लिख लिया, वो टाइप लिख लो, नोट उसमें से कर लेना। पहला आपने लिख लिया इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है। सेकेंड, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन, इफ देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ कोलिजन इट इज कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन। यानी कि किसी कोलिजन के समय उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। सेकेंड पॉइंट, सेम बात मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो आप यहाँ पे देखोगे काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो कुछ ना कुछ साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, हीट लाइट कुछ भी हो सकता है। मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। सम और ऑल आर द फोर्सेज इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे जितने भी फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली
वो सारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, जबकि इलास्टिक में कैसे थे, कंजर्वेटिव थे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया इन इलास्टिक कोलिजन। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, टू व्हीकल्स, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, दो व्हीकल्स के बीच में कोलिजन हो गया है। कोलिजन बिटवीन अ बॉल एंड फ्लोर, अगर आप देखोगे, अगर आप एक ऊपर से किसी बॉल को अगर आप ड्रॉप करते हो तो बॉल नीचे जाती है, वापस उतनी ऊपर नहीं आती, क्योंकि अगर इतनी ऊपर से आप गिरा रहे हो तो उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अगर एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ तो बॉल वापस उसी हाइट तक आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। वो गिरने के बाद वापस उसकी हाइट कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी में क्या आ गया है, लॉस हो गया है, उसकी एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, सेकंड पॉइंट हो गया इनलास्टिक कोलिजन। थर्ड, perfectly inelastic collision. If two bodies stick together after the collision and move as a single body with a common vehicle velocity, then the collision is said to be perfectly inelastic collision. So third is perfectly inelastic collision. तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है कि अगर मान लो कि दो बॉडीज अलग अलग स्पीड में या कैसे भी आके कोलाइड होती हैं और वो एक साथ फिर चिपक जाती हैं और साथ साथ चलने लगती हैं। ऐसे नहीं कि एक कोलिजन के बाद एक आगे भागी और एक पीछे रहेगी, नहीं, दोनों साथ साथ चल रही हैं सेम वेलोसिटी से। तो उस टाइप के कोलिजन को हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी, उसने काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी है। तो इस टाइप के कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। एक एग्जांपल इसका हो सकता है कि अगर आप मिट्टी को दीवार पे फेंको तो मिट्टी दीवार पे चिपक जाती है, तो क्या हुआ, आपने फेंका, आपने उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी और वो जैसी दीवार पे कोलाइड हुई वो वहीं स्टिक हो गई, चिपक गई। इसका मतलब उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी लॉस कर दी। तो वो कैसा कोलिजन हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अगर आप जैसे मान लो कि एक वुडन ब्लॉक को आपने सस्पेंडेड कर रखा है और उस पर बुलेट फायर कर दो, तो बुलेट उसके अंदर, वुडन ब्लॉक के अंदर जाएगी और बुलेट और जो वुडन है वो भी आगे चलने लगेगा बुलेट के साथ साथ। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल हो गया। सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन, यानी कि ये वो एग्जाम्पल है जिसमें चीजें ब्लास्ट होती हैं। तो उस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोल देते हैं, सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन। इन सच अ कोलिजन देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि एक बॉम्ब रखी हुई है, तो बॉम्ब रखे रखे क्या होगा, ब्लास्ट हुआ तो उनके पार्टिकल्स में क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो हर जगह डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे उनके में क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। No, sir. Sir. ठीक है, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ कोलिजन। अब टाइप ऑफ कोलिजन आपने पढ़ लिया। नाउ ये जो टाइप थे ये एनर्जी के बेस पे टाइप थे, और दो टाइप और हैं जो कि डायमेंशन के बेस पे टाइप्स हैं, ये ध्यान रखना। दो टाइप होंगे, मतलब टाइप ऑफ कैटेगरी जो हम बना रहे हैं, दो तरीके से बना रहे हैं। एक कैटेगरी जो होगी वो होगी एनर्जी बेस्ड, ठीक है, और एक कैटेगरी होगी जो कि है डायमेंशन बेस्ड। ठीक है, तो जैसे कि दो कैटेगरीज अगर हम देखें तो एक होता है कोलिजन इन 1D, ठीक है, कोलिजन कोलिजन इन 1D, और कोलिजन इन 2D, यानी कि 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में जैसे कि अब इसके अंदर आ गया इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, सेम इसी तरीके से 2D में हो जाएगा। 1D का मतलब है कि जो इनका मोशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, कोई चेंज नहीं है।
कोलिजन में 2D में क्या मतलब है कि ये दो बॉडियां ये यहाँ रखी, ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, तो 2 डायमेंशनल हो गए, 2 कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पे सेम नहीं है, कोलिजन हुआ और आगे भी एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं। तो इस टाइप का ये 1D होता है और ये 2D होता है। क्लियर है? जैसे कि अगर आप देखो क्या कहते हैं उसको, 8 बॉल पूल जो होता है, ठीक है, तो वो गेम में क्या करते हो आप, बॉल को हिट करते हो तो वो सारा गेम जो चल रहा होता है कैसे चल रहा होता है, 2 डायमेंशन चल रहा होता है, ठीक है। बट अगर एक बॉल रखी है और आपने उसको एक और बॉल फेंकी और वो उसको जाके हिट कर रही है और वो दोनों एक ही लाइन में चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई Yes, sir. सभी को? ओके। तो जो पहले वाला है, ये जो 1D कोलिजन इन 1D है, इसको हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये 2 डायमेंशनल होता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन भी बोला जा सकता है। नेम याद रखने हैं आपको, नोट करते चलेंगे, ऑब्लिक और 2 डायमेंशनल कोलिजन, हेड ऑन और 1 डायमेंशनल कोलिजन। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये चीज हो गया। कैरम वाला एग्जाम्पल जो है वो ऑब्लिक में आ सकता है, कैरम वाला एग्जाम्पल, ठीक है। और 1D में एग्जाम्पल अगर देखें कि रेलवे ट्रैक पे अगर 2 कंपार्टमेंट्स आपस में टकरा जा रहे हैं, तो वो 1D हो जाएगा, क्योंकि वो उसी ट्रैक पे मतलब पटरी पे ही आगे पीछे होंगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल हो गया उसका 1D का। क्लियर है इतनी बात? अब आती है डेरिवेशन, जो कि है इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ गए? तो अब इसमें डेरिवेशन क्या है, जिसके अंदर इलास्टिक कोलिजन आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ 1D है, 2D नहीं है। 2D में कराऊंगा, बट 2D सिलेबस में नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं है, 1D है। इस साल सिलेबस में काफी कुछ चेंज हुआ है, हो सकता है आपके ना हो, पर सीखना जरूरी है कि 1D में डेरिवेशन कैसे होती है, क्योंकि आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2D में मैं करवाऊंगा कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी करवाऊंगा उसको। वैसे वो सिलेबस में नहीं था, मतलब काफी टाइम से नहीं है, बट क्वेश्चन टीचर्स डाल देते हैं और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 6 के नोट्स मैंने अपडेट कर दिए हैं। जी, हो गया, आपके चैप्टर 6 के नोट्स भी चले गए। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, रिकनेक्ट कर लीजिए, मैं दोबारा होस्ट कर रहा हूँ। No, sir. Clear. No, sir. प्रकृति, No, sir. क्या हुआ प्रकृति, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? ठीक है। तो क्या हो गया, इतनी डल डल क्यों लग रहे हो, हैं? सर का टेस्ट है। टेस्ट टेस्ट से डरना थोड़ा चाहिए, आएगा, जितना पढ़ोगे उतना लिखोगे, नहीं लिखोगे। देखो, सर वैसे एक बात बताना। हाँ बताओ। सर ये हमारा फिजिक्स। चलिए, तो हमें अगर फाइनल V1 निकालना है, तो हमें यहाँ से, इससे हमें क्या निकालना होगा, V2 को निकालना होगा। और अगर हमें फाइनल V2 निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस इक्वेशन से V1 निकालना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो इसको यहाँ से ऐसे करेंगे। तो देखिए, दोबारा देखिए, अब इस इक्वेशन को हमें क्या निकालना है, फाइनल V1 निकालना है। तो हम इससे क्या, इसको इक्वेशन 3 नहीं मानते हैं, इससे हम V2 निकाल लेते हैं। तो V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, U1 प्लस V1 माइनस U2। ये इक्वेशन आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ये थर्ड इक्वेशन आएगी, एक बार रिकॉर्डिंग के लिए बोल देते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन 1D कर रहे हैं, दो बॉडीज, पहले उनकी वेलोसिटी इनिशियल U1 और U2 है, आपस में कोलाइड कर रहे हैं और
कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज में चेंज आ गया। इलास्टिक कोलिजन है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो लीनियर मोमेंटम से पहले का कोलिजन से पहले का लीनियर मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 और कोलिजन के बाद का लीनियर मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2। फिर हमने 1 वाली टर्म को एक साइड कर लिया है, 2 वाली टर्म को एक साइड कर लिया है और m1 और m2 को कॉमन ले लिया। इक्वेशन 1, इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, तो कोलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी। अगेन हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 1 वाली टर्म को एक साइड कर लोगे और 1 को कॉमन, 2 को कॉमन, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी है a प्लस बी ए माइनस बी। वो आइडेंटिटी लगाने के बाद सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया है, तो आप देखोगे ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास बचेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। और हमें फाइनल v1 निकालना है, इसलिए हम v2 की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से। अगर हमें फाइनल v2 निकालना था तो हम v1 की वैल्यू निकालते हैं। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अगर आप इसमें स्टेप्स को याद रखेंगे तो ये डेरिवेशन आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैथ्स है, पूरी मैथ्स है, सिर्फ एक दो जगह ही फिजिक्स लग रही है, बाकी सब मैथ्स है। और मैथ्स तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो प्लस माइनस सब कर ही लेते हो आप लोग। तो 1 में पुट करोगे तो देखिए क्या बनेगा 1 में इक्वेशन, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब v2 की जगह पे आपको वह इक्वेशन पुट करनी है, तो इक्वेशन पुट करोगे तो क्या बनेगा, u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। ठीक है, इक्वेशन देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो m1 u1 माइनस m2 v1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा m2 u1 प्लस v1 माइनस 2u2। ठीक है, और ओपन कर लीजिए m1 u1 माइनस m2 v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, v1 कैलकुलेट करना है। तो v1 कहाँ दिख रहा है आपको, v1 ये दिख रहा है, v1 ये दिख रहा है, तो एक साइड कर लेंगे, बाकी सब एक साइड कर लेंगे। तो आप देखिए ये इधर माइनस क्या है, तो मैं इधर ले जाऊंगा, क्योंकि प्लस में चाहिए तो उधर ले जाऊंगा, बाकी सब टर्म इस साइड आएंगी। तो m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2, और इधर क्या आ जाएगा m2 v1 प्लस ये m1 है, सॉरी, ठीक है, इधर m2 लिखा ना सर, हाँ, m1 v1। ठीक है, v1 कैलकुलेट करना है, तो v1 को कॉमन ले लीजिए, तो v1 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टर्म है, तो ये आप देखो यहाँ पे u1 कॉमन ले सकते हो, तो आप देखिए अगर m1 प्लस सॉरी माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2, यहाँ से नीचे जा सकता है, तो इसको आप लिख सकते हो v1 m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन, यानी वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन। और सिमिलरली करके आप v2 निकाल सकते हो, जहां पे 1 है वहां 2 कर दो, बस यही फर्क है। तो v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 u2, ये 1 है ध्यान रखना, प्लस 2 m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई v2 के लिए। तो ये पूरी डेरिवेशन है। अब इसमें बताइए आपको कहीं पे कोई बात नहीं समझ में आ रही हो? सर लास्ट से थर्ड स्टेप से। ये यस सर, यहाँ से हमने क्या करा है, ये m1 और m1 प्लस m2 को नीचे ले गए,
तो नीचे ले गए हैं तो ये हमने नीचे लिख दिया डिवाइड में करके ना, ये मल्टीप्लाई में V1 के मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, और सिमिलरली हमने V2 के लिए लिख दिया, बस 1 की जगह 2 लिख दिया है और 2 की जगह 1 लिख दिया, मतलब नंबर एक्सचेंज कर दो। 1 की जगह 2 निकाल रहे हो तो इसलिए नंबर चेंज हो जाएंगे बस। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर। प्रकृति क्लियर सर। क्लियर है? चलो क्लियर है तो नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ मैं कुछ कह रहा था प्रकृति। प्रकृति टेस्ट होता है ना तो डरना नहीं चाहिए, जितना पढ़ो उतना लिख दो बस, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, नंबर ही तो कमाएंगे। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, डर के कोई फायदा नहीं है, डरोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। प्रकृति डरने से नंबर ज़्यादा आते हैं आपके या कम आते सर हैं? सर प्लीज। डरने से नंबर ज़्यादा नहीं आते ना, और कम हो जाते होंगे, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, जब जितना पढ़ोगे उतना लिखोगे, इसलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो और एग्जाम में जितना आता है उतना लिखो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप डरोगे तो फिर चीज़ें जो आप याद भी कर सकते हो वो भी याद नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि फ्री माइंड होके पढ़ो, अच्छे से लर्न करो और टेस्ट दो, और जैसा आएगा वैसे मार्क्स आएंगे, तो डरना क्या है। ओके सर। डरा डरा जब जाता है कि मतलब नेक्स्ट डे टेस्ट है और आपने पढ़ा ना हो, तब तो डर भी सकते हैं, चलो भाई डरने की बात है कि पढ़ा नहीं है और टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और पढ़ने के बाद भी अगर आप डरोगे तो फिर क्या, इससे बढ़िया तो बिना ना पढ़ के ही डर लो, तो ज़्यादा बेटर है, फिर डरने का कोई मतलब भी बनता है। क्यों कहती, कभी बिना पढ़े टेस्ट दिया है कोई? मैंने नहीं सर बहुत बार। और किसी ने? सर नो मैंने। सर। मैंने भी बहुत दिया है, मैं तो 11th 12th में बिना पढ़े पढ़े टेस्ट दिए हैं बहुत, फिजिक्स सर केमिस्ट्री। सर मेरे भी ऐसे ही चल रहा है अभी थोड़े बहुत मिलके। ये टॉपिक मतलब नेक्स्ट, ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा, और नोट्स मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए हैं। तो मैंने बोला जो कि पावर से टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस और ये लास्ट कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप नोट्स में से करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पूछूंगा और गूगल क्लासरूम में देखूंगा कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सर परसों से करूँ तो ठीक है? अच्छा आपके टेस्ट हैं, ठीक है, जिनके टेस्ट हैं उनके लिए ठीक है, सर बट कल मेरा लास्ट टेस्ट है ना इसलिए। हाँ कोई नहीं, जिनका टेस्ट है वो ठीक है, बाकी जिनका नहीं है वो प्लीज़ करेंगे, ठीक है। सर डन, लिख लिया हमने। बाकी वो भी लिखने दो। सर या, डन। या स्क्रीनशॉट भी ले डन। सकते हो। डन, ओके सर हो गया। हो गया। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी जो होमवर्क दिया वो कर लेंगे आप लोग, ओके। तो किसी के डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर क्लियर है आज का तो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे सर। सेम टू यू।